नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक बेंच ने कोलकाता हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया है। अदालत ने अपने आप 8 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस CS कर्णन को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे 13 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा, लेकिन जस्टिस CS कर्णन अदालत में पेश नहीं हुए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अब जस्टिस कर्णन को पेश होने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। गौरतलब है कि नोटिस मिलने के बाद जस्टिस CS कर्णन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उन्हें नोटिस थमाने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ऊंची जाति के जज एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस कर्णन वही शख्स हैं जो 2011 से पूर्व और मौजूदा जजों पर आरोप लगाते रहे हैं कि उनके दलित होने की वजह से दूसरे जजों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है। 2016 में जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके कोलकाता हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के आदेश पर कहा था कि उन्हें दुख है कि वह भारत में पैदा हुए और वो ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां जातिवाद न हो। सुप्रीम कोर्ट के सब्र की सीमा तब पार हो गई जब इसी साल जनवरी में कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने अपनी चिट्ठी में मौजूदा और रिटायर हो चुके 20 जजों के नाम भी लिखे। उल्लेखनीय है कि जस्टिस कर्णन को मार्च 2009 में मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। इसके बाद से वो लगातार जजों और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपने अलग अलग बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सांसद KTS तुलसी, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह, दलित महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुमार भारती और कानूनी मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश। आप सभी का स्वागत है। KTS तुलसी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने जो सो मोटो ये इस मामले की सुनवाई शुरू की है और इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना है और जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी किया है, आपकी राय में ये कितना जायज है? देखिए साहब, ये इनका रवैया जो है पिछले 5 साल से 6 साल से इतना अजीब है कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई बिहेवियर जज का नहीं हुआ। इन्होंने 2015 में ये आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस ने जो उनको पोर्टफोलियो दिया है, जो उनका रोस्टर है, उसमें इंपॉर्टेंट केसेस नहीं है, डमी पोर्टफोलियो है। अब ये जो मर्यादा है संविधान की और न्यायालय की, वो ये है कि ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें देखनी होती है, मगर कोई भी जज ना कभी कोई पोर्टफोलियो मांगता है ना उसको दिया जाता है। जो भी अगर मांगता है तो वो एक वजह बन जाता है कि उनको कोई और पोर्टफोलियो दिया जाए। तो ये जो एक तरीका है कि वकीलों को, क्लाइंट्स को ये पता ना लगे कि केस किसके हाथ लगेगा, और वो पोर्टफोलियोज चेंज होते रहते हैं जी, ताकि दुरुपयोग ना कोई कर सके। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहला मिसबिहेवियर तो इनका ये था जब इन्होंने कहा कि मेरा पोर्टफोलियो डमी है। फिर इन्होंने इनकी ट्रांसफर की गई, तो ट्रांसफर इन्होंने अपने आप खुद स्टे दे दिया उसमें। जब खुद स्टे दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को वेकेट कर दिया, तो इन्होंने कंटेम्प्ट फाइल कर दिया। दो जजेस ने जिन्होंने किया था। अब ये एक बहुत बेसिक चीज है कि यू कांट बी अ जज इन योर ओन कॉज। जी, जज जो है अपने हक में फैसला नहीं कर सकता जब वो खुद प्रयार्थी है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये जज साहब की जो रवैया है वो इतना ऑब्जेक्शनेबल है कि ये ग्रॉस मिसबिहेवियर बनता है और इनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कंटेम्प्ट बहुत छोटी चीज है अभी, ठीक है, मगर कंटेम्प्ट में जो नोटिस दिया है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं आते हैं, ये डिसोबे करते हैं ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, तो जो भी मीन्स
जरूरत पड़े जी वो अख्तियार किए जाने चाहिए। ठीक है तुलसी साहब, मैं आता हूं आपके पास में, आप रहे हैं हमारे साथ में। अशोक भारती साहब, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, और क्या कर्नन साहब ने जिस तरह से इसको एक दलित वर्सेस अगड़े का एक सवाल बना दिया है, वो क्या मुनासिब बात है? देखिए, मुझे लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, और तुलसी साहब ने जो कहा है, मैं उनकी जानकारी में ये लाना चाहता हूं कि जो जहां से कहानी तुलसी जी ने शुरू की है, ये कहानी वहां से शुरू नहीं होती है। जब कर्नन साहब मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस बनाए गए, उनके जो कुलीग जस्टिस थे, उन्होंने उनके साथ खाने से, उठने से, बैठने से इनकार कर दिया, और इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो दलित थे। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मुलाकात नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन में कर्नन साहब से हुई थी इस मसले को लेकर। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि कर्नन साहब जातिगत उत्पीड़न के अपने साथी जजों के व्यवहार से पीड़ित थे, एक बात। दूसरी बात जो मैं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको मैं उठाना चाहता हूं जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जुडिशरी में कुलीग जजेस अपने दलित जज साथी के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास, इस देश की जुडिशरी के पास क्या मैकेनिज्म है उसको हैंडल करने के लिए? और वो मैकेनिज्म है तो जनता को बताएं, हमें बताएं, और उस मैकेनिज्म के तहत उन्होंने क्या इंक्वायरी की वो बताएं हमें। तीसरी बात में जो कंटेम्प्ट वाला इश्यू, उस पर पूछना चाहता हूं कि आपकी जो एचआर पॉलिसीज हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कोई एचआर पॉलिसी है, या केवल नजरिया आप अपराध और कंटेम्प्ट के नजरिए से देखेंगे? क्योंकि ये मुद्दा एचआर का है। एचआर के मुद्दे को आप न्याय का मुद्दा नहीं बना सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने एचआर के मुद्दे को न्याय का मुद्दा बनाया है, और पूरे देश के लोग इस मसले को बड़ी संवेदनशीलता से देख रहे हैं। चलिए तुलसी साहब, कुछ कहना चाहेंगे जो अशोक भारती साहब ने सवाल उठाए हैं? नहीं, मेरे को ये इन बातों के बारे में मालूम नहीं कि उन्होंने क्या किया। ये कहना कि मेरे साथ अगर कोई बैठ के नहीं खाता है तो मैं यही समझूं कि वो सिख के खिलाफ है, तो ये सेल्फ प्रोसिक्यूशन का कॉम्प्लेक्स जो है, ये उनका सही है या नहीं है, मेरे को फैक्ट्स मालूम नहीं। मगर मैं एक बात जानता हूं कि अगर मेरी ट्रांसफर हो जाए और मैं जज हूं, तो मैं खुद उसको स्टे नहीं कर सकता। ये बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ है। आप नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रहे हैं। अगर दूसरे जज ने कोई और ऑर्डर किया तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आप अपने केसेस, आप जुडिशियल पावर को मिसयूज तो नहीं कर सकते। ठीक, और वही कंटेम्प्ट है। इन्होंने कंटेम्प्ट की अपनी अदालत की। इस तरह से जो जुडिशरी की गरिमा है वो गिरती है जी, और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी मेरे ख्याल में तो लाजमी थी। जी। इस वक्त हमारे साथ विकास सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। विकास जी, आप कर्नन साहब के इस प्रकरण को, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो सो मोटो एक एक्शन कार्रवाई शुरू की है अदालत की अवमानना की, किस रूप में देखते हैं? मेरा ये मानना है कि कर्नन को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो सारे ऑर्डर उनके एकदम बेबुनियाद है और गलत है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट भी जो कर रहा है वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की खंडपीठ ने ये कह रखा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कि कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। उस केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मैटर था। उस केस में वीसी मिश्रा के खिलाफ बार काउंसिल में उनके लाइसेंस को सस्पेंड करने की और उस तरह की बातें हुई थी। तो 5 जजेस ने कहा कि हम नहीं कर सकते, हमारा जुरिसडिक्शन लिमिटेड है, कंटेम्प्ट के दायरे को हम बढ़ा नहीं सकते। अब 5 जजेस के जजमेंट को अगर आप गलत समझते हैं तो कोई पहले उसको कोई उठे, इशू उठे, आप उसको बोलिए। 2 जज बोले कि गलत है तो 3 के पास जाए, 3 बोले गलत है तो 5 के पास जाए, 5 की अगर 3 गलत है तो 7 के पास जाए। उसको सरकमवेंट करने के लिए उन्होंने सीधे 7 जजेस बैठा लिए।
लेकिन किसी ने ये थोड़ी रेफरेंस किया है कि वो 5 जजेस का जजमेंट गलत है। इसलिए मेरे हिसाब से कंटेंट इशू करना तो ठीक था, और वो भी क्रिमिनल कंटेंट होना चाहिए था, सिविल कंटेंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो साथ में जुडिशियल वर्क उससे ले लिया जाए, छीन लिया जाए और उनको काम नहीं दिया जाए, ये जो ऑर्डर पास किया है मेरे ख्याल से बिल्कुल गैर कानूनी है। इस तरह का ऑर्डर इनको पास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जुरिडिक्शन जो इनके बाहर है जी। अगर ऐसा कोई चीफ जस्टिस अगर फील करता है कलकत्ता हाईकोर्ट का कि ये अपने जुरिडिक्शन को मिसयूज कर रहे हैं, तो ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड वो जुडिशियल वर्क उसको स्टार्ट करना बंद कर देता, वो ठीक था जी। लेकिन ये 7 जजेस बैठा करके और इसको कंटेंट करना और फिर उसको बुलाना, इससे देखिए ना तो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कुछ फायदा हो रहा है और ना ही जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन को फायदा हो रहा है। पब्लिक के नजर में पहले मार्कंडे काटनी को कंटेंट नोटिस कर दिया, फिर अब इस कदम को कंटेंट नोटिस कर दिया। मेरे हिसाब से ये जो है इंस्टीट्यूशन की अच्छी चीज नहीं है इस तरह से ये करना। अगर आप देखिए तो ये कॉलेजियम सिस्टम में ही जस्टिस कन्नन को कंफर्म किया था, जब उनकी हरकतें पता चल गई थी उसके बाद कंफर्म किया था, उनको कंफर्म ही नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं कंफर्म करती तो ये मोहब्बत आज के दिन नहीं आती। चलिए विकास जी रहे आप हमारे साथ। जजेस ने कंफर्म किया, मैं कॉलेजियम के जजेस के खिलाफ भी एक्शन तो नहीं ले रहा है कि भाई क्यों ऐसा जज को कंफर्म किया जब उसकी हरकत पता चल गई थी उस जमाने में। इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीका निकाले जो कि गैर कानूनी हो, मेरे ख्याल से वो गलत है। जी आप रहे हमारे साथ। मैं आता हूं आपके पास में। सत्यप्रकाश जी, आप तो काफी लंबे समय से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं और जो बातें KTS तुलसी साहब, अशोक भारती साहब और विकास सिंह साहब ने कही उससे कितना सहमत? देखिए, जो कुछ हो रहा है अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, अप्रत्याशित है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है और जिस कारण से हुआ है उसकी तह में जाने की जरूरत है। किसी को भी इस बात से दो राय नहीं होगी कि जो जस्टिस कर्नन ने जो कुछ किया है पिछले कुछ सालों में वो उससे अदालत की अवमानना हुई है, या एक तरह से कहें कि जुडिशरी को एक तरह से स्कैंडलाइज किया गया है। लेकिन कुछ प्रोसीजरल चीजें जो मेरी समझ में नहीं है, अगर ये सिविल कंटेम्प्ट है तो सिविल कंटेम्प्ट होता है किसी अदालत के किसी आदेश की अवहेलना करना, या कोई अंडरटेकिंग आपने दी हो अदालत को उसको नहीं मानना। जो स्कैंडलाइज कर रहे हैं आप जुडिशरी को, उसके लिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। हो सकता है जजेस को बेहतर समझदारी हो, वो बेहतर समझते हो। मेरी समझदारी में ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है। अगर कंटेम्प्ट बनता है तो सिविल नहीं बनता है। दूसरी चीज, जो कुछ अब तक हुआ है उससे जुडिशरी की बदनामी ज्यादा हुई है। अगर इसको बेहतर ढंग से हैंडल किया जाता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं आती। जैसे अगर एक सुझाव के रूप में मैं कहना चाहूं, अगर जो कुछ भी आरोप जस्टिस कर्नन ने लगाए थे और जितनी भी चिट्ठियां उन्होंने अलग अलग संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को लिखे थे, उनमें जो भी आरोप है उनकी जांच के लिए एक समिति बना दी जाती और वो समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो भी फैसला लिया जाता वो लिया जा सकता था। एक दूसरा, अगर ये इस तरह की उनकी हरकतें हैं और अगर आप मानते हैं कि उनको संवैधानिक पद पर नहीं रहना चाहिए, तो हो सकता है, इसके पहले भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज को इम्पीच करने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, गवर्नमेंट को लिखा था कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू किया जाए। उनको बुलाया भी गया था, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती थी। और तीसरी बात कि अब जो स्थिति बनी है और जिसकी ओर माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इशारा किया पिछले 2 हियरिंग्स में, अब जो स्थिति बनी है उसमें ये स्थिति है, अगर जस्टिस कर्नन साहब को कंटेम्प्ट का दोषी पाया जाता है, अदालत की तौहीन का दोषी पाया जाता है, तो क्या उनको इस संवैधानिक पद पे बने रहने दिया जा सकता है? जस्टिस JS खेर ने पहले ही कहा है कि अभी हम पे इन सारी चीजों पे हमें विचार करना है, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं वो काफी गंभीर होने वाले हैं। इसलिए ये सारी, यही वजह है कि उन्होंने 25 दिन का समय दिया है जस्टिस कर्नन को। नहीं तो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि आज ही कोई इस तरह की कार्रवाई की जाए, जैसे बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाए, ताकि उनको अगर नहीं करते हैं उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट किया जाए। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है और इसके परिणाम और गंभीर होने वाले हैं, इसलिए हर पहलू पर विचार होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि उनको पर्याप्त समय नहीं मिला है तो उनको और समय दिया जाए और उसके बाद उनका जवाब लिए बगैर आगे की कार्रवाई न की जाए।
केटीएस तुलसी साहब, जस्टिस कर्नन ने जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया था उसके जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उन्हें इस तरह का नोटिस देने का अधिकार नहीं है, एक। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनके खिलाफ पार्लियामेंट को रिकमेंड कर दे इम्पीचमेंट की, महाभियोग की कार्रवाई करने के लिए। तो एक तरह से वो डिफाइंड मूड में आ गए लगते हैं। आपकी नजर में इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए अब? डिफाइंड मूड में तो वो 2011 से ही हैं, मगर अब इतना हो गया कि ट्रांसफर के खिलाफ स्टे दे दिया, जो स्टे विकेट हुआ तो 2 जजेस को कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया। तो इस तरह से वो इस तरह करते रहे हैं काम, इस तरह से जैसे कि कोई भी जज अगर ये करता है तो वो अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, और जज भी गिल्टी हो सकता है कंटेम्प्ट का। वो अपने पद की कंटेम्प्ट कर रहे हैं। उनको तो ये मालूम होना चाहिए कि वो जुडिशियल पावर अपने हक में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो कोई और कर सकता है। अब ये अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो जाएंगे और वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार नहीं है, वो तो कहेंगे ही। अगर उनको इतनी समझ होती तो यहां तक मामला पहुंचता ही नहीं। मामला यहां तक इसलिए पहुंचा कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है जी, किसी की एडवाइस नहीं लेते हैं, और वो हर एक इंसान के खिलाफ जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, एंटी दलित है, ये है, वो है। तो ये बात तो सोचने की है, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या अगर जज की ट्रांसफर कर दी जाए तो वो खुद स्टे कर सकता है उसको? अगर खुद स्टे कर सकता है तो कानून कहां रहा? मेरा सवाल आपसे ये है, बेसिक प्रिंसिपल्स और जूरिस्प्रूडेंस भी उनको वो अगर नहीं देखते हैं। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या ये मामला इम्पीचमेंट की तरफ बढ़ा है और ग्रॉस मिसबिहेवियर भी बनता है। ठीक है। अच्छा विकास सिंह जी, मैं आपसे भी ये इम्पीचमेंट भी करनी पड़ेगी जी। विकास सिंह जी, अगर वो जैसा कि कह रहे हैं कर्नल साहब जैसा कह रहे हैं, अगर वही वो रवैया रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर क्या रास्ता बचता है? क्या इम्पीचमेंट, या सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे भी सजा सुना सकता है? देखिए, कंटेम्प्ट की सजा तो सुप्रीम कोर्ट सुना ही सकता है, और मेरे हिसाब से जो सही तरीका ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस इम्पीचमेंट का भेजना चाहिए पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट उसमें अपनी मंशा दे, और साथ साथ कंटेम्प्ट के नोटिस होते ही नॉर्मल 2 जज की खंडपीठ को कंटेम्प्ट करना चाहिए था। कंटेम्प्ट की नोटिस होते ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को उनसे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। सुप्रीम कोर्ट को 7 जजेस की खंडपीठ बैठा करके कंटेम्प्ट नोटिस करना मेरे हिसाब से ये ना तो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा इससे बढ़ रही है, ना जुडिशरी की गरिमा इससे बढ़ रही है। और एक अद्भुत प्रोसीजर है जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कह रखा है कि वो गलत होगा, जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड होगा, वो प्रोसीजर आप अपना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं था। कंटेम्प्ट के जुरिस्डिक्शन में अगर आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट उनको पाते हैं कि उन्होंने किया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेंट्रलाइज किया है जुडिशरी को, तो आप उसको सजा सुना सकते हैं, वो आपके हक में है। सजा होने के बाद ऑटोमेटिकली उनको जुडिशियल वर्क उसी ग्राउंड पे विड्रॉ कर दिया जा सकता है, बिकॉज वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। अगर आपको याद होगा, जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ जब इम्पीचमेंट चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल वर्क उनको देने से मना कर दिया था। सिटिंग एट होम, यू आर नॉट डूइंग एनी जुडिशियल वर्क इनका भी ले लिया गया है पहले है। इसी तरह से जैसे जस्टिस रामास्वामी जुडिशियल वर्क इनका ले लिया गया है, 8 फरवरी का ऑर्डर है। यहाँ पर भी जब कंटेम्प्ट नोटिस एक बार हो गया, उसके बाद चीफ जस्टिस हाईकोर्ट शुड हैव विथड्रॉन जुडिशियल वर्क रादर देन सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल ऑर्डर में बोले कि ही शुड बी जुडिशियल वर्क शुड बी विथड्रॉन फ्रॉम हिम, वो मेरे ख्याल से गलत है। ठीक है, आप रहे विकास जी। अशोक भारती साहब, आपको नहीं लग रहा कि जस्टिस कर्नल इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं? और किसी तरह से आपने खुद बताया कि वो शेड्यूल कास्ट कमीशन में आपको मिले थे जाहिर है इस मामले की सुनवाई के दौरान, तो जो प्रक्रिया है, अगर आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, आपके साथ कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया या आपके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, तो उसको आप
एक तरीक़ेकार है, उसको, उस प्रक्रिया को अपनाइए, उसके साथ जाइए। लेकिन ये करके आप एक तरह का एक संकट न्यायपालिका में और उसकी साख को एक तरह से बट्टा भी लग रहा है, नहीं देखते? देखिए, मैं इस पूरे सवाल को ऐसे देखता हूं, ये जस्टिस कर्नन का इशू नहीं है जी। ये हमारे पूरी जुडिशियल सिस्टम में अगर दलित्स के साथ बायस है या वीमेन के साथ बायस है, अगर वो जजेस हैं, मैं उसको अगर पूछना चाहूं कि अगर मान लीजिए कल को हाइपोथेटिकली एक महिला जज हो, वो सिटिंग जज के ऊपर रेप का आरोप लगाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के पास या जुडिशरी के पास, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या करेगा वो? तो मुझे लगता है कि इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए हमको सिस्टम को जुडिशरी में प्लेस में लाना चाहिए। जुडिशरी ऑलरेडी अपनी नॉन ट्रांसपेरेंसी के लिए अंडर अटैक है और हम लोग पूरी तरह से मानते हैं कि जुडिशरी में जिस तरह से केवल कुछ किस्म के अपर कास्ट, अपर क्लास, नॉन वीमेन का डोमिनेशन है, ये हमारे देश की जुडिशरी में बड़ा सवाल है। और जस्टिस कर्नन का जो इशू है वो इन सवालों को खोलकर हमारे सामने रखा, उसको अपॉर्चुनिटी माने, उनको एड्रेस करें। हमारे पास जुडिशियल में लोग कैसे एंटर होंगे, हायर जुडिशरी में कैसे लोग एंटर होंगे, ये जो हमने एक छोटा सा ग्रुप बना, जुडिशरी जो छोटा सा ग्रुप बनाती है, उसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म सिस्टम आया था। मुझे लगता है कि देश की जुडिशरी में जुडिशियल रिफॉर्म का और कर्नन का इशू नहीं है ये, हम इसको कर्नन का इशू नहीं मानते, हम इसको बड़ा इशू मानते हैं। और कर्नन में जो कमियां हैं उसकी दूर कीजिए, लेकिन उनमें ये नहीं लगना चाहिए कि कर्नन जो है एक दलित है इसलिए आप उसके पीछे लग गए हैं। और इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि जुडिशरी में जो पर्सनल लॉज हैं, जजेस को लेकर जो पर्सनल लॉज हैं, ह्यूमन राइट, जो HR पॉलिसीज हैं, वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। वो किसी जज के हाथ में नहीं होनी चाहिए जिससे कल को कर्नन या कोई और जस्टिस उनका दुरुपयोग ना कर पाए। ठीक है, सत्यप्रकाश जी कितना सहमत हैं आप जो कह रहे हैं अशोक भारती? देखिए, ये HR का मामला नहीं है, इनका इन हाउस मैकेनिज्म है, वो कितना सही है नहीं है उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन HR पॉलिसी जैसी बात नहीं है। एक जो लार्जर इशू जो जिस पे चर्चा होनी चाहिए वो है, ये अपने आप में इस बात का एक सबूत है कि कॉलेजियम सिस्टम एक तरह से फेल है और फेल कर गया है। और इसको एडमिटेडली सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया हुआ है कि कॉलेजियम सिस्टम में बहुत तरह की दिक्कतें हैं और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। उन सुझावों पे अब तक अमल नहीं हुआ है। अव्वल तो कि मेरा मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में गलत है, लेकिन फिर भी आपने कहा है कि यही सिस्टम रहेगा, चलो वही रहेगा, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जिसने कॉलेजियम सिस्टम को वापस लाया, उसी ने कहा कि इसमें दिक्कतें हैं और नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। दूसरा, अभी कॉलेजियम के भीतर से ही जस्टिस चेलमेश्वर ने आवाज उठाई है कि इसके फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने की बात है, की जरूरत है। जब तक आप इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे किस तरह की दिक्कत है। अगर ये इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि ये एक मौका है कि इस सिस्टम को आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं, ताकि अगर जस्टिस कर्नन जैसे लोग आने थे तो पहले अगर लोगों को पता होता, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ पहले ही बात उठाई होती कि भाई जस्टिस कर्नन इस तरह के लोग नहीं है जिनको जज बनाया जा सकता, क्योंकि जज के लिए खास तरह का टेम्परामेंट चाहिए। जस्टिस कर्नन की जो अब तक की जो हरकतें हैं उससे ये नहीं लगता है कि टेम्परामेंटली ही इज सूटेड टू बिकम अ जज। ठीक, ये चीज ट्रांसपेरेंसी के लिए जो हमारी मांग है उस पर एक बार फिर से उसकी तरफ बात बढ़ती। जी, तुलसी साहब और विकास सिंह जी, बिल्कुल हम इस चर्चा के अंतिम चरण में हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। विकास जी, आपकी नजर में रास्ता क्या है, किस तरह से इस संकट का समाधान खोजा जा सकता है? देखिए, मेरा तो ये मानना है, मैं तो कॉलेजियम सिस्टम के फेवर में हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जजेस ने अपने पास एक अधिकार अपने लिए अपने पास ले लिया है, उसको सही तरह से उसका उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो इनको सही नाम चयन करने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। कर्नन जैसे लोग जज बन जा रहे हैं, ये इसका एकदम प्रमाण है। अगर ये सही तरीके से चयन करने में, अगर सही तरीके का अगर ये लोग इंक्वायरी करते और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते तो पहले तो इनको अपॉइंट होना ही नहीं चाहिए था। और अगर अपॉइंट हो भी गए तो इनको 2 साल बाद एक मौका मिलता है कंफर्मेशन के समय,
उस समय कंफर्मेशन नहीं करना चाहिए था। दो चेक से कैसे पार कर गया ऐसा आदमी और जज बन गया, ये बड़ा भारी फेलियर है कोलिजियम सिस्टम का। और ये शो करता है कि अगर ये तरह से लोग प्रॉपर छानबीन करते तो ऐसा कभी अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता था। जी, तुलसी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूं कि कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं होता, गलती हो जाती है, इसीलिए संविधान में प्रावधान है कि किस तरह से उनको हटाया जाए। तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कंटेम्प्ट की भी और रिमूवल की भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया KTS तुलसी, विकास सिंह जी, सत्यप्रकाश जी और अशोक भारती साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है सत्यप्रकाश जी, माफी के साथ कि काफी गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है और ये न सिर्फ न्यायपालिका के लिए एक माइलस्टोन के साबित होगा, बल्कि ये भविष्य भी तय करेगा जुडिशरी और जजों के जो रिश्ते हैं और उनका चाल चलन चरित्र किस तरह का रहने वाला है, इस पर भी ये काफी हद तक मुकदमा निर्भर करेगा। लेकिन अभी इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा जब इस मुकदमे की अगली सुनवाई होगी। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।